हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। मेरा नाम है अरुण और हम लोग बात करेंगे कक्षा 11वीं के हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए। जिस चैप्टर के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो अति महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा। पर इसके पहले मैं आपको बता दूं कि इसके पहले हमने जितने भी अध्याय पढ़े हैं उन सभी में आपको मैग्नेट ब्रेन्स की तरफ से कहीं पर यह नहीं कहा गया कि आपको पैसे देने हैं उसके बाद पढ़ना है। मैग्नेट ब्रेन्स आप सभी विद्यार्थियों को आपकी स्कूली शिक्षा 6ठी से लेकर 12वीं तक पूरी तरह से मुफ्त पढ़ाता है। इसके लिए आपको कहीं पर कोई भी कितना भी पैसा देने की आवश्यकता नहीं है। आप मैग्नेट ब्रेन्स पर इन सभी लेक्चर्स को पूरी तरह से मुफ्त देख सकते हैं, वो भी बिना किसी परेशानी के। अपने घर पे बैठे बैठे आराम से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। हम लोग आज बात करेंगे क्रमचय और संचय के बारे में। अंग्रेजी में इसे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन कहा जाता है। बहुत ही ज्यादा परेशान करने वाला अध्याय हो जाता है अगर हम बात करते हैं प्रायोगिक परीक्षाओं के बारे में, और वैसे भी बोर्ड में भी आपको ये काफी उपयोगी होगा। कक्षा 11वीं में प्रायिकता नाम का एक अध्याय है जहां इस अध्याय की जरूरत पड़ेगी। कक्षा 12वीं में वो प्रायिकता फिर से है जहां फिर से इस अध्याय की आवश्यकता हमें पड़ेगी। तो क्रमचय संचय आज हम लोग देखेंगे। इसमें कुछ परिचय और कुछ उदाहरण, हम किस तरह से गणना के आधारभूत सिद्धांत फंडामेंटल थ्योरम ऑफ काउंटिंग के बारे में बात कर सकते हैं। उम्मीद है आप सभी को ये चीज समझ में आएगी, और अगर ना आए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर समझ में आए तो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं इस अध्याय के बारे में और देखने की कोशिश करते हैं कि क्रमचय संचय होता क्या है, हम क्यों क्रमचय और संचय को पढ़ने की कोशिश करते हैं। और इसके पहले हम सबसे पहले बात करेंगे गणना के सिद्धांत के बारे में। चलिए, तो मैं आपको छोटी सी एक जानकारी, मतलब छोटा सा एक सवाल आपसे पूछता हूं। मान लीजिए आपके स्कूल में 40 विद्यार्थी हैं। मैंने किसी एक विद्यार्थी से कहा कि या आपके क्लास में आकर बोला कि 3 विद्यार्थी निकल आए। मैंने ये नहीं कहा कि वो लड़का होना चाहिए या लड़की होनी चाहिए, या मैंने ये नहीं कहा कि वो सेक्शन मतलब इसका नाम ये हो, कोई भी 3 विद्यार्थी आ जाए। तो कोई भी 3 विद्यार्थी में पहले 3 रोल नंबर के विद्यार्थी आ सकते हैं, बाद के 3 आ सकते हैं, कोई भी 3 उठकर अलग आ सकते हैं। तो ऐसे अगर हर अलग अलग विद्यार्थी आएगा तो हर अलग अलग तरह का तरीका होगा। तो ये जो चीज है हम इसे कहते हैं संचय। संचय मतलब बहुत सारी वस्तुओं में से कुछ वस्तु या सारी वस्तुओं का चयन करना। क्रमचय का मतलब होता है, जैसे मैं कहता हूं कि वो जो 40 विद्यार्थी थे वो एक क्रम में खड़े हो जाए, या वो एक रेखा, एक लाइन बना ले। फिर मैंने यहां नहीं कहा कि लाइन में ये होना चाहिए वो होना चाहिए, एक लाइन बना ले। तो हर विद्यार्थी अलग अलग तरीकों से खड़ा हो सकता है। कोई पहले नंबर पे हो सकता है, कोई दूसरे पे हो सकता है, कोई तीसरे पे हो सकता है। जो तीसरे पे है वो 10वें पे भी खड़ा हो सकता है, वो 12वें पे भी खड़ा हो सकता है, वो 11वें पे भी हो सकता है। तो हर अलग अलग केस में अलग अलग रेखा बनेगी, है ना। 40 लोगों की होगी लेकिन हर व्यक्ति की पोजीशन हर अलग अलग केस में अलग अलग हो सकती है। तो ये होता है क्रमचय। खैर इतनी सी बात नहीं है, ये बात इससे ज्यादा है। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं गणना के आधारभूत सिद्धांत से। ये हमारे लिए बहुत उपयोगी है और यहां हम कुछ शब्दों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। 2 शब्द जो मैंने आपको पिछली बार भी बताए थे। गणना का आधारभूत सिद्धांत, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ काउंटिंग। चलिए शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा रास्ता बताता हूं। छोटा सा मतलब इसकी शुरुआत सभी कोई यहीं से करते हैं। जैसे मान लीजिए एक नाम का व्यक्ति है, या आप जयपुर में खड़े हैं और जयपुर से आपको जाना है भोपाल, और भोपाल से आपको इंदौर जाना है। आपको ऐसा नहीं कि सीधा जयपुर से इंदौर जाना है, आप जयपुर से भोपाल जाएंगे, भोपाल से आपको इंदौर जाना है। ये 3 बहुत बड़े बड़े शहर है, बहुत प्यारे से शहर है। हालांकि सारे शहर बड़े प्यारे होते हैं, हर व्यक्ति को अपना घर बड़ा पसंद आता है, इसीलिए मैंने जयपुर, भोपाल और इंदौर लिखा हुआ है। चलिए तो बात करता हूं। मान लीजिए जयपुर से भोपाल जाने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका है कि आप जयपुर से भोपाल बस से जा सकते हैं। दूसरा तरीका है आप जयपुर से भोपाल फ्लाइट से जा सकते हैं। तीसरा तरीका है आप जयपुर से भोपाल कार से जा सकते हैं। और मान लीजिए भोपाल से इंदौर जाने के लिए
मतलब आपको भोपाल आना है, फिर भोपाल से इंदौर जाना है। भोपाल से इंदौर जाने के लिए बस एक माध्यम हो सकता है, उसके अलावा एक माध्यम हो सकता है कि आप ट्रेन से चले जाएं, तीसरा माध्यम फ्लाइट हो सकता है और चौथा माध्यम कार हो सकता है। ये एक रास्ता है, मतलब इस तरह से आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के बारे में सोच रहे हैं। अच्छा ठीक है, मान लीजिए कार के केस में अपन कार वाला केस हटा देते हैं, है ना। ये कार वाला केस मुझे इसलिए नहीं जम रहा क्योंकि कार वाले केस में आदमी अगर कार से जाएगा तो फिर वो तो आगे भी कार से ही जाएगा, तो अपन कार वाला केस थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं, कार वाला केस को छोड़ देते हैं। यहाँ पर फ्लाइट वाला केस है और यहाँ ट्रेन और फ्लाइट वाला केस है। मतलब आपको भोपाल से इंदौर ट्रेन मिल जाएगी, लेकिन जयपुर से भोपाल ट्रेन नहीं है, अपन ये मान लेते हैं। तो अब किसी व्यक्ति को जयपुर से इंदौर जाना है। कहां से? जयपुर से इंदौर। तो वो कितने अलग अलग तरीकों से सफर का आनंद ले सकता है? तो पहला तरीका, ध्यान से सुनिए, पहला तरीका तो ये है, व्यक्ति को जयपुर से इंदौर जाना है और भोपाल के रास्ते होते हुए, भोपाल के रास्ते उसे जयपुर से इंदौर जाना है। तो क्या क्या तरीके हो सकते हैं वो सोचो। देखो, एक तरीका हो सकता है कि वो जयपुर से बस पकड़े और भोपाल से भी इंदौर के लिए बस पकड़े, बीबी बस, भोपाल पहुंचे, भोपाल से इंदौर बस से पहुंचे। दूसरा तरीका कि वो जयपुर से भोपाल तक बस से आए और बस से ट्रेन पकड़ ले। हाँ, ये भी ठीक है, आदमी बैठे बैठे थक गया होगा, बस में नहीं सफर करना होगा। या बस से भोपाल आया, बस हो गई लेट, अब बोलना है कि जल्दी जाना पड़ेगा इंदौर, तो अपन फ्लाइट पकड़ लेते हैं, तो बस से फ्लाइट। ये तो तब जब वो जयपुर से भोपाल बस से आया। अगर वो जयपुर से भोपाल फ्लाइट से आता तो फिर भोपाल से वो फ्लाइट से पहुंचा, भोपाल के बाद उसने सोचा कि चलो बस पकड़ लेते हैं, या फिर भोपाल से वो ट्रेन पकड़ सकता है इंदौर के लिए, तो फ्लाइट से तो आया लेकिन ट्रेन पकड़ ली, और फ्लाइट से आया फिर उसने फ्लाइट पकड़ ली। तो कुल कितने अलग अलग तरीकों से वो सफर का आनंद ले सकता है, हम गिनने जाएंगे तो 1 2 3 4 5 और 6, तो कुल 6 तरीकों से वो सफर का आनंद ले सकता है। ठीक है। अच्छा, अगर मैं दूसरा सवाल यहां पूछता हूं, दूसरा सवाल है कि उसे भोपाल छोड़ना है, मतलब व्यक्ति को, एक कोई दूसरा व्यक्ति है जिसकी भोपाल में लड़ाई हो गई है और वो चाहता है कि वो भोपाल से भाग जाए वरना उसे लोग पकड़ लेंगे, उसे भोपाल से बाहर जाना है। उसके पास भी यही 3 रास्ते हैं, इसके अलावा भोपाल से कहीं कोई रास्ता नहीं जाता है मान लेते हैं। तो भोपाल से वो कहां जा सकता है, कैसे जा सकता है? उसे भोपाल छोड़ना है ना, चाहे वो इंदौर जाए, जयपुर जाए, ये मैटर नहीं करता, चाहे फ्लाइट से जाए, बस से जाए, बस उसे भोपाल से बाहर निकलना है। तो वो भोपाल से बस से जयपुर जा सकता है। वो भोपाल से बस पकड़े जो उसे कहां पहुंचा दे, जयपुर, एक तरीका है। ठीक है। वो भोपाल से फ्लाइट पकड़े और पहुंच जाए जयपुर, ये भी सही है। ठीक है। वो भोपाल से बस पकड़े इंदौर पहुंच जाए, भोपाल से ट्रेन पकड़े तो भोपाल से बस पकड़े इंदौर पहुंच जाए, चलेगा। भोपाल से ट्रेन पकड़े इंदौर पहुंच जाए, और आखिरी केस होगा कि भोपाल से फ्लाइट पकड़े और इंदौर पहुंच जाए, वो सुरक्षित भोपाल से निकल जाएगा। तो देखिए, जब वो जयपुर से इंदौर जा रहा था भोपाल के रास्ते होते हुए, तो उसे भोपाल उतरना था, उसके बाद इंदौर जाना था। क्या वो जयपुर से सीधा इंदौर जा सकता था? नहीं, उसने 2 काम किए। पहले तो वो जयपुर से भोपाल गया और फिर भोपाल से इंदौर गया, मतलब यहां उसने 2 तरह के टास्क परफॉर्म किए। पहला जयपुर से भोपाल, भोपाल से इंदौर। दूसरे वाले केस में अगर वो भोपाल में खड़ा है तो या तो वो जयपुर जा सकता है, चॉइस है, या इंदौर जा सकता है। इसका मतलब दूसरे वाले केस में उसके पास चॉइस है। यदि वो इंदौर चला जाएगा तो वो भोपाल या फिर जयपुर नहीं जाएगा, अगर वो जयपुर चला जाएगा तो वो इंदौर नहीं जाएगा।
तो पहले वाला जो केस है वहां एक शब्द का प्रयोग होता है, शब्द का नाम है एवं। अब एवं का मतलब समझो, ठीक है। एवं का मतलब है वो जयपुर से भोपाल गया एवं भोपाल से इंदौर गया। यहां पर आप एवं के साथ में और शब्द का प्रयोग भी कर सकते हैं, इस पर अपन डिस्कस कर चुके हैं एक आध बार क्लास में। एवं के साथ आप और शब्द का प्रयोग भी कर चुके हैं। जयपुर से वो भोपाल गया और मतलब हिंदी वाला और भोपाल से इंदौर गया। इसका मतलब उसने दोनों ये वाला काम भी किया, साथ ही साथ ये वाला काम भी किया, तब जाके वो इंदौर पहुंच पाएगा। दूसरे वाले टास्क में यहां पर आप या अथवा शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। अथवा या का मतलब या तो वो इंदौर चला जाएगा या जयपुर चला जाएगा, दोनों में से कहीं एक जगह वो पहुंच जाएगा, सुरक्षित पहुंच जाएगा। तो या तो वो इंदौर जाएगा या भोपाल जयपुर जाएगा। तो अब इसकी मदद से हम गणना के मूलभूत सिद्धांत को समझने की कोशिश करते हैं। एक काम था जयपुर से भोपाल पहुंचना, है ना, एक काम था जयपुर से भोपाल पहुंचना। जयपुर से भोपाल वो 2 रास्तों से पहुंच सकता था। दूसरा था भोपाल से इंदौर पहुंचना, वो 3 रास्तों से पहुंच सकता था। तो अगर मैं कहूं कि जयपुर से वो इंदौर पहुंचे, उसमें पहले जयपुर से भोपाल पहुंचे एवं भोपाल से इंदौर पहुंचे, तो जो टोटल तरीके थे वो 6 थे। इन 6 को इन दोनों तरीकों का इन तीनों तरीकों में गुणा लिखा जा सकता है। बात तो सही है। जब उसे भोपाल छोड़ना था तो मैं कहूं या तो वो इंदौर जाए या जयपुर जाए, तो टोटल तरीके 1 2 3 4 और 5 थे। मतलब इन 3 तरीकों को इन 2 तरीकों में जोड़ा जा सकता था। यहां यह बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो जब मैं या शब्द का प्रयोग कर रहा था तब मैं तरीकों को जोड़ रहा था। जब मैं और शब्द का या एवं शब्द का प्रयोग कर रहा था तब मैं तरीकों को गुणा कर रहा था। और यहीं से गणना के मूलभूत सिद्धांत की शुरुआत होती है। तो गणना का मूलभूत सिद्धांत क्या कहता है उसे समझते हैं एक बार फिर से, मतलब लिख लेते हैं वास्तव में, ठीक है। माना ए कार्य को m तरीकों से किया जा सकता है। एवं b कार्य को n तरीकों से किया जा सकता है। n तरीकों से किया जा सकता है। ए कार्य को m तरीकों से एवं b कार्य को n तरीकों से किया जा सकता है। अब देखिए इस केस में आपको ए एवं b कार्य को, a एवं b कार्य मतलब जिस कार्य में a भी होना चाहिए और साथ ही साथ b भी होना चाहिए, कार्य को m गुणा n तरीकों से किया जाएगा। मतलब दोनों केस में आप गुणा कर दीजिए, ठीक है सर, तरीकों से किया जा सकता है। दूसरा, अगर मैं यहीं पर बोलता हूं दूसरा ए अथवा मतलब ए या, है ना, ए अथवा या अथवा की जगह अपन या शब्द का प्रयोग कर ले। बी कार्य को m गुणा n या m प्लस n तरीकों से किया जाएगा। n तरीकों मतलब दोनों तरीकों को जोड़ देना है, तरीकों से किया जा सकता है। फटाफट नोट कर लीजिए फिर अपन आगे बढ़ते हैं।
चलिए कुछ उदाहरण करके देखते हैं क्या होता है। तो अगर ये आपने लिख लिया हो तो एक छोटी सी बात बताइए। मान लीजिए अपने पास दो बॉक्स है, बॉक्स नंबर ए और बॉक्स नंबर बी। इन बॉक्स के अंदर आपके पास मान लीजिए इस बॉक्स को आप 4 अलग अलग संख्याओं से भर सकते हैं। मतलब इस बॉक्स के अंदर आप 4 अलग अलग संख्याएं रख सकते हैं। इस बॉक्स के अंदर आप 7 या 5 अलग अलग तरह की संख्या रख सकते हैं, 5, 6, 7, 8 और 9। अब यदि मैं आपसे कहूं कि कितने तरीकों से बॉक्स ए तथा बॉक्स बी को भरा जा सकता है। चलिए थोड़ा सा कम कर लेते हैं इसको, अपन थोड़ा अच्छा रहेगा। इसको भरने के 3 तरीके और इसको भरने के 2 तरीके, ठीक है। अब अगर मैं कहूं कि ऐसे कितने तरीके हैं कि आप बॉक्स ए तथा बॉक्स बी को भर सकते हो, तो देखिए तथा बात कर रहा हूं ना मैं बोल रहा हूं कि बॉक्स ए तथा बॉक्स बी, मतलब इसे भी भरना है साथ में इसे भी भरना है। अपन बोल रहे हैं ए तथा बी को कितने तरीकों से भरा जा सकता है। तो अगर ए पे आप 1 रखते हो, हां, तो बी पर आप 5 रख सकते हो। अगर आप ए पर 1 रखते हो तो बी पर आप 6 रख सकते हो। अगर ए पर आप 2 रखते हो तो बी पर 5 रख सकते हो। अगर ए पर 2 रखते हो तो बी पर 6 रख सकते हो। यदि ए पर 3 रखते हो तब भी बी पर आपके पास 5 और 6 रखने के विकल्प है। इसका मतलब कुल 6 तरीके। एक तरीका तो ये, इन दोनों को, इनको अलग अलग 2 तरीके नहीं बोलेंगे, ये दोनों को मिला के एक तरीका है। क्यों? क्योंकि ये एक तरीका इन दोनों के एक साथ होने से हुआ है, ठीक है। तो कुल 6 तरीके। उन 6 तरीकों को अपन यहां से भी देख सकते थे कि चूंकि बॉक्स ए को भरने के 3 तरीके और बॉक्स बी को भरने के 2 तरीके, तो टोटल तरीके हो गए 6। ये भी ठीक था। दूसरा मैं कहता कि ऐसे कितने तरीके हैं जिससे आप या तो बॉक्स ए में या बॉक्स बी में एक शब्द या एक लेटर भर सकते हो। या मतलब आप बॉक्स ए भरो, बी भरो, मत भरो, फर्क नहीं पड़ता। आप बॉक्स बी भरो, ए मत भरो, चलेगा। तो बॉक्स ए को भरने के लिए आपके पास 1 था, आपने बॉक्स ए में रख दिया, बॉक्स ए खुश, बॉक्स बी को नहीं भरा। बॉक्स बी के पास या बॉक्स ए में आपने 2 रख दिया, बॉक्स ए खुश, बॉक्स बी कोई दिक्कत नहीं उसको। बॉक्स बी के या आपने 3 भी रख दिया तो भी ठीक है। फिर आपने ए को नहीं भरा, आपने भर दिया बी को, तो बी को भरा तो 5 और 6, मतलब कुल तरीके कितने आ गए? 5 तरीके। जिसे अपन ऐसे भी कह सकते थे कि ए के कुल तरीके m और बी के कुल तरीके n, मतलब 3 + 2 = 5 तरीके। तो अभी अपन गणना के मूलभूत सिद्धांत पर कुछ सवाल करने की कोशिश करते हैं और हम समझने की कोशिश करेंगे कि हम दैनिक जीवन की कुछ सवालों को कैसे यहां हल करने की कोशिश करेंगे। चलिए, पहला शब्द है रोज शब्द के अक्षरों से बनने वाले, उदाहरण है आपकी किताब के, 4 अक्षरों वाले अर्थपूर्ण तथा अर्थहीन शब्दों की संख्या ज्ञात कीजिए जबकि अक्षरों के पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। अब अपन कुछ समझने की कोशिश करते हैं पहले। जैसे रोज शब्द के अंदर कितने अक्षर हैं? 4, R, O, S, E। आपने इन चारों को अलग अलग कर दिया, R, O, S और E। अब आपको यह बोला कि ये जो R, O, S ही है, इन अक्षरों से आप कितने शब्द बना सकते हैं नए। आपको चाहे उनका मतलब अंग्रेजी भाषा में कुछ हो या ना हो। तो किसी ने बोला कि सर मैं रोज बना सकता हूं, तो रोज था, हालांकि बनाया, कोई दिक्कत नहीं है, इसका मतलब है, ठीक है। किसी ने बोला कि सर मैं ऐसा बना सकता हूं, ROES, इसका भले ही कोई मतलब नहीं, लेकिन इन चारों की मदद से बना है। किसी ने बोला कि सर मैं ऐसा करूंगा, SERO, ठीक है। किसी ने कहा कि मैं O लिखूंगा, फिर E लिखूंगा, फिर R लिखूंगा, फिर S लिखूंगा।
तो ऐसे कितने और शब्द बनाए जा सकते हैं, सवाल ये है। तो ऐसे प्रश्नों को, और उसके बाद ये है कि आप अक्षरों की पुनरावृत्ति नहीं कर सकते। पुनरावृत्ति नहीं कर सकते इसका मतलब है कि आप, ऐसा नहीं कि आप आर आर को लिखते ही जाओ, ये पुनरावृत्ति है और पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। मतलब आप एक शब्द को, एक अक्षर को एक ही बार लेंगे एक शब्द को बनाने के लिए। इन चारों शब्दों में हर अक्षर एक एक बार ही लिखा हुआ है, देख सकते हो, हर अक्षर एक एक बार ही लिखा हुआ है। तो अपन ने बोला कि पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। इसका मतलब यह है कि मैं एक से ज्यादा शब्द को या एक से ज्यादा अक्षर को, एक अक्षर को एक शब्द में एक ही बार प्रयोग करूंगा। ठीक है, अब देखिए, हमने ये सोचा कि हम 4 बॉक्स बनाते हैं। ठीक है, हमने क्या सोचा, हम जाते हैं बॉक्स मेथड की तरफ। गणना के मूलभूत सिद्धांत पर अपन बात कर लेते हैं। हमने, चूंकि हमारे पास 4 अक्षर थे, इन 4 अक्षर को अगर अपन 4 अलग अलग बॉक्स में रखने की कोशिश करते हैं, तब देखते हैं क्या होता है। जैसे मान लीजिए पहले बॉक्स में आपने एस रखा, दूसरे में ई रखा, फिर आर रखा, फिर ओ रखा, तो ये शब्द बन गया। अगर आप यहां बदल देते और कुछ और रख देते तो कुछ और शब्द बन जाता। मतलब यहां पर आप इनको बदल के कुछ और रखते, आप यहां रख देते आर ओ ई एस, तो ये नया शब्द बन जाता, ये वाला बन जाता। तो मुद्दे की बात ऐसी है कि हमें अलग अलग शब्द बनाने के लिए इन अक्षरों से इन 4 बॉक्स को भरना है। क्या ये बात ठीक है? इन 4 बॉक्स को भरना है किस किस की मदद से? आर ओ एस ई की मदद से। ये चारों अक्षर अलग अलग है ना? तो देखिए, मैंने कहा कि आर ओ एस ई, ये बॉक्स नंबर 1 है, बॉक्स नंबर 2 है, बॉक्स नंबर 3 है और बॉक्स नंबर 4 है। इन चारों पर हमें इन चारों को रखना है इस तरह से कि एक भी अक्षर पुनरावृत्ति ना हो पाए, मतलब रिपीट ना हो पाए। तो जब आप पहले बॉक्स को भरने गए, ठीक है, या फिर ऐसे समझ लो, मैं दूसरा तरीके समझाता हूं। मान लीजिए बस में 4 सीट बाकी है, आप बस में चढ़े और 4 लोग हो, ठीक है। तो ये जो पहली सीट बाकी थी, इस पर बैठने वाले कितने उम्मीदवार हैं? 4। मतलब पहले वाले बॉक्स को मैं 4 अलग अलग तरीकों से भर सकता हूं। पहले वाले बॉक्स पर मैं आर रख सकता हूं, ओ रख सकता हूं, एस रख सकता हूं, ई रख सकता हूं। मतलब पहले वाली सीट पर 4 अलग अलग लोग बैठ सकते हैं। मतलब पहली जो सीट खाली है उस पर चारों में से कोई भी जाकर बैठ जाएगा। अब पुनरावृत्ति नहीं होने का मतलब तो ये ना कि जो आदमी पहली सीट पर बैठ गया उसे उठने का क्या काम, वो थोड़ी ना दूसरी सीट पर जाएगा बैठने के लिए। तो मान लीजिए कि आपने पहली सीट पर ई को बिठा दिया, मैंने ये मानने को कहा है ना, जरूरी नहीं आप ई को बिठाएं, आप आर को बिठा सकते हैं। तो मान लीजिए आपने ई को बिठा दिया पहली सीट पर, तो अब ई उठ के जाएगा क्या दूसरी सीट पर? नहीं, ठीक है। तो दूसरी सीट को भरने के लिए कितने लोग बाकी हैं? 3, आर ओ एस। दूसरे बॉक्स को भरने के लिए 3 लोग हैं, आर ओ एस। मतलब मैं यहां पर 3 लोगों को रख सकता हूं। बात ठीक है क्या? दूसरे बॉक्स को भरने वाले कौन कौन उम्मीदवार हैं? आर ओ एस। तीनों में से कोई भी यहां जा सकता है। मान लीजिए आपने ओ को रख दिया, मैं मानने की कह रहा हूं, आप ई को रख सकते थे, एस को रख सकते थे, जिसकी मर्जी। फिर हम तीसरे बॉक्स पर गए, तो तीसरे बॉक्स को भरने के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 लोग बचे हैं। आपने एस को रख दिया मान लीजिए वहां पर, तो अगले वाले बॉक्स को भरने का सिर्फ एक ही तरीका होगा। यह बात ठीक है क्या? अच्छा, अगर इन चारों बॉक्स में से किसी भी एक बॉक्स को आप ना भरें, तो क्या 4 अक्षरों वाला शब्द बन पाएगा? नहीं। 4 अक्षरों वाला शब्द बनने के लिए ये बॉक्स भी भराना चाहिए, ये भी भराना चाहिए, ये भी भराना चाहिए और ये भी भराना चाहिए। मतलब हमें जो हमारा काम करना है, उस काम के लिए बॉक्स ए को भी भरना है, बॉक्स बी को भी भरना है, बॉक्स सी को भी और बॉक्स डी को भी। मतलब बॉक्स 1 2 3 4 चारों को भरना है। चारों को भरना है तो मैं ऐसा कहूं तो देखो समझ में आएगा कि नहीं आएगा? बॉक्स 1 भराना चाहिए
एवं बॉक्स 2 भराना चाहिए, एवं बॉक्स 3, एवं बॉक्स 4। मतलब एवं शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा, या से कुछ नहीं होगा। मैं कहूं कि सिर्फ बॉक्स ए भर दो या बॉक्स बी भर दो, नहीं, ए भरना पड़ेगा, एवं बी भरना पड़ेगा, एवं सी, एवं डी, मतलब एवं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों भरने पड़ेंगे। तो यहां पर कंपल्शन है, कंपल्शन है मतलब ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। तो कुल तरीके कितने होंगे? कुल तरीके तो देखिए, या कुल तरीके या कुल शब्द के बारे में बात कर लेते हैं। पहले बॉक्स को भरने के कुल 4 तरीके। गुणा क्यों करना पड़ेगा? गुणन नियम क्यों लगेगा? गुणन नियम इसलिए लगेगा क्योंकि सिर्फ इसको भरने से नहीं होगा, इसको भी भरना पड़ेगा। तो दूसरे वाले को भरने के 3 तरीके, अगले वाले को भरने के 2 तरीके और इसको भरने का 1 तरीका, तो कुल 24 तरीके। तो 24 अलग अलग तरीकों से या इन चारों की मदद से आप 24 अलग अलग शब्द बना सकते हैं, क्योंकि इन चारों बॉक्स को आप इन चारों की मदद से 24 अलग अलग तरीकों से भर सकते हैं। इतनी सी बात है। बताइए फटाफट, क्या यह प्रश्न आपको समझ में आया या नहीं आया? आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो फिर से सोच के देखो। 4 बॉक्स हैं, 4 व्यक्ति हैं, 4 सीट हैं। अगर 4 सीट पर 4 व्यक्तियों को बिठाना हो तो पहली सीट पर कोई भी व्यक्ति जाके बैठ जाएगा, चारों में से वो नहीं उठ रहा, फिर बाकी के लिए 3 सीट, 3 व्यक्ति, तो अगली सीट पर बैठने के 3 उम्मीदवार, कोई एक बैठ गया, 2 बच गए, अगली सीट पर बैठने के लिए 2 उम्मीदवार, 1 बच गया, आखिरी पे बैठ जाएगा। अब आप बोलोगे सर जरूरी है मैं पहले बॉक्स को पहले भरूं, यहां 4 लिखूं, मैं पहले ये वाले बॉक्स को भर दूं तो भर दो। इसको 4 तरीके से भरोगे, इसको 3 से, इसको 2 से, इसको 1 से। सर मैं दूसरे वाले को पहले भरूंगा तो इसे 4 तरीकों से भरोगे, बाद में इसे भरोगे तो 3 तरीके से, इसे भरोगे तो 2 तरीके से, इसे भरोगे तो 1 तरीके से। तो जब पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं हो तो इस तरह से हम सवाल को हल कर सकते हैं। ये गणना के मूलभूत नियम में हमने यहां पर गुणन नियम का प्रयोग किया है। किसका? गुणन नियम का। अब यदि यहां पर प्रश्न में पुनरावृत्ति की अनुमति होती, ठीक है, पुनरावृत्ति की अनुमति होती, की अनुमति होती, यदि ऐसा होता तो क्या होता? तो यदि पुनरावृत्ति की अनुमति होती तो फिर से मैं 4 बॉक्स बनाता, है ना। मैं क्या बनाता? 4 बॉक्स बनाता। और 4 बॉक्स बनाता मतलब अब ऐसे समझो कि 4 व्यक्ति हैं, ROES, है ना, ROSE। अब सीट नहीं है। अब ये 4 घर हैं, घर नंबर 1, घर नंबर 2, घर नंबर 3 और घर नंबर 4। तो और ROSE 4 व्यक्ति और चारों के पास बहुत पैसा है। ये 4 घर बिकने वाले हैं, चारों खरीदने गए। तो पहले घर को कौन कौन खरीद सकता है? R खरीद सकता है, O खरीद सकता है, S खरीद सकता है, E खरीद सकता है, मतलब चारों में से कोई भी खरीद सकता है ना। पुनरावृत्ति अलावे मतलब अब हम चारों में से किसी को रिपीट भी कर सकते हैं। जिस 4 अक्षर को हमें बनाना है या जिस 4 अक्षर वाले शब्द को बनाना है उसमें आप R को 2 बार ले लो, आपको परेशानी नहीं है। 3 बार लोगे परेशानी नहीं है, 4 बार लोगे तो भी परेशानी नहीं है। तो अगर आपने पहले बॉक्स पर ई को रख दिया उदाहरण के लिए, तो ऐसा नहीं है कि अब ये ई ब्लॉक हो गया, वो दूसरे बॉक्स के लिए फिर अवेलेबल है कि मैं फिर से दूसरे बॉक्स पर बैठ सकता हूं, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है, पुनरावृत्ति की अनुमति है। तो दूसरे बॉक्स पर दूसरे घर को फिर से ई खरीद सकता है, तीसरे वाले को भी खरीद सकता है और चौथे वाले को भी खरीद सकता है। मतलब हर बॉक्स पर आप चारों में से किसी को भी बिठा सकते हैं। आपके पास पुनरावृत्ति की अनुमति आपको यहां पर है। तो जब पुनरावृत्ति की अनुमति होगी तो फिर गुणन नियम से मैं कह दूंगा कि पहले बॉक्स को भरने के 4 तरीके, दूसरे को भरने के 4 तरीके, तीसरे को भरने के 4 तरीके, चौथे के भरने के 4 तरीके। तो 4 की घात 4 आपका सही जवाब होगा। दैट्स द केस। बोलो क्या बात समझ में आई है? चलिए, हालांकि इस सवाल में पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं थी, इसलिए 24 हमारा सही जवाब था।
आगे बढ़ते हैं। अगर बात समझ में नहीं आए तो मुझे एक बार आप कमेंट कर सकते हो। देखिए टिप्पणी भी यहाँ पर है, यदि अक्षरों के पुनरावृत्ति की अनुमति होती तो कितने शब्द बन सकते हैं। यह बात सरलता से समझी जा सकती है कि 4 रिक्त स्थानों में से प्रत्येक उत्तरोत्तर 4 भिन्न तरीकों से भरा जा सकता है। अतः 4 गुणा 4 गुणा 4 256 तरीके। ठीक है। भिन्न भिन्न रंगों के दिए हुए 4 झंडों से कितने भिन्न भिन्न संकेत उत्पन्न किए जा सकते हैं यदि एक संकेत के लिए एक दूसरे के नीचे 2 झंडों की आवश्यकता है। जैसे मान लीजिए आपके पास 4 झंडे हैं, ऐसे कुछ सवाल ऐसा है कि आपके पास 4 झंडे हैं, 4 झंडों का रंग होगा कुछ ना कुछ, लाल, सफेद, पीला, काला, है ना। तो रेड, वाइट और येलो और ब्लैक, ये 4 झंडे हैं। इन चारों में से आप किन्हीं भी 2 का प्रयोग करेंगे, एक के ऊपर दूसरा, मतलब तो अलग अलग संकेत बन सकते हैं। जैसे मान लीजिए घोड़ों की दौड़ हो रही है, तो अगर 2 संकेत का झंडा बनाया ऐसे कुछ, है ना। तो अगर मान लीजिए संकेत ऐसा है कि अगर ऊपर रेड है और नीचे व्हाइट है, तो इसका मतलब है जितने भी घोड़े हैं उन सभी को बोलो लाइन में खड़े हो जाए, मतलब उनको लाइन में खड़े कर दो मालिक से। और यदि ऐसा हो जाता कि ऊपर व्हाइट और नीचे रेड हो जाता तो बोला जाता रेस कैंसल है। ठीक है। तो इन दोनों का मतलब अलग अलग है, इसीलिए एक के ऊपर दूसरा बोला है कि भाई साहब एक झंडा, नीचे दूसरा झंडा। तो आपको ऐसे 2 झंडे, मतलब 2 झंडों की मदद से संकेत बनाने हैं। तो 2 झंडों की मदद से या संकेत बनाने के लिए आप ध्यान दो, अगर आपको एक झंडा बनाना है जिसमें 2 अलग अलग कलर हो, और कलर कौन कौन से ले सकते हैं, इन चारों में से कोई एक ले सकते हो। तो पहले वाले जो झंडा है यहां पर आप किस कलर को रख सकते हो, सर मैं चारों में से किसी को भी रख सकता हूं। अब यहां पर पुनरावृत्ति की बात की है क्या, नहीं की है। क्या पुनरावृत्ति के बारे में बोला है सवाल में, तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम झंडों के कलर को रिपीट करेंगे कि नहीं करेंगे। जब आपके पास 4 भिन्न भिन्न कलर के झंडे हैं और मान लीजिए आपने यहां एक झंडा लगा दिया, मान लीजिए रेड लगा दिया, तो वो तो अब आपके पास बचा ही नहीं, तो पुनरावृत्ति कहां से करोगे। तो पुनरावृत्ति करने की तो बात ही नहीं है, मतलब पुनरावृत्ति नहीं करना है। तो चारों में से एक झंडा आपने यहां लगा दिया। अब संकेत बनाने के लिए, ये संकेत बनाने के लिए, ये संकेत बनाने के लिए, कोई भी संकेत बनाने के लिए नीचे एक और झंडे की आवश्यकता है। तो 4 में से अगर एक झंडा यहां चिपका दिया तो बचे कितने, 3। तो दूसरे वाले संकेत के लिए 3 झंडे बचे हैं। कितने, 3। तो दूसरे वाले झंडे, दूसरे वाली जगह के लिए 3 झंडे थे। अब संकेत कब बनेगा, जब ऊपर भी एक झंडा होगा, नीचे भी एक झंडा होगा। तो कुल कितने झंडे, 4 गुणा 3, मतलब 12 अलग अलग तरह से आप संकेत बना सकते हो। ये गुणन नियम है। क्या है, गुणन नियम। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, मतलब सिंपल सी है, थोड़ा सा आपको समझने में हो सकता है समय लग जाए। या अगर आप बात समझ चुके हैं तो प्लीज़ यार कमेंट कर देना, अगर नहीं समझ में आए तो भी कमेंट कर देना, ताकि मुझे पता चलता रहे कि आपको बात समझ में आई या नहीं आई। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर अगले सवाल की तरफ। अंकों 1, 2, 3, 4 से 2 अंकीय सम संख्याएं बनाई जा सकती है यदि अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती है। देखो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, है ना, हमें ज्यादा परेशान नहीं होना। 2 अंक की सम संख्या बनानी है, किसकी मदद से, 1, 2, 3, 4 और 5 की मदद से। तो सम संख्या के आखिरी में 4 होता है या 2 होता है, मतलब सम संख्या ऐसी संख्या जिनके आखिरी में 2, 4, 6, 8 और 0 होता है। अब चूंकि 6, 8 और 0 तो लेना ही नहीं है, हमें इन्हीं की मदद से सम संख्या बनानी है। अगर आप बोलोगे 16, तो 16 बन तो जाएगी सम संख्या, लेकिन इसमें 6 है ही नहीं। तो हमें इन 5 की मदद से सम संख्या बनानी है, 1 की मदद से, 2, 3, 4 और 5, इनकी मदद से आपको एक सम संख्या बनानी है। तो मैं आपको कुछ कुछ सम संख्या बना के बताता हूं। जैसे मान लीजिए एक तो बनेगा 12, 22, 32, 42 और 52, और बनेगा 14
और 24, 34, 44 और 52 या 54। अब कुल कितनी सम संख्याएं बनी सर? कुल बनी 10। कितनी? 10 सम संख्या। तो इन 10 सम संख्याओं में 2 सम संख्याएं वो है जहां अंक को 2 बार लिया है, मतलब पुनरावृत्ति अंकों की हुई है, ये वाला और ये वाला। तो अगर मैं पूछूं कि बिना पुनरावृत्ति के कितने सम संख्याएं बनी है, तो वो बनी है कुल 8। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। पुनरावृत्ति को अगर जोड़ दिया जाए तो कुल बनी है 10, है ना। चलिए, अब यहां प्रश्न में बोला है कि पुनरावृत्ति की जा सकती है, तो 10 सम संख्याएं बनी है, जो हमें दिख भी रही है कि हाँ ठीक ठीक है बनी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर इसे हम किस तरह से करेंगे क्रमचय संचय में गणना के मूलभूत सिद्धांत की मदद से, वो देखते हैं। देखिए, अगर मैं गणना के मूलभूत सिद्धांत के बारे में बात करता हूं, तो हमें 2 अंकीय सम संख्या बनानी है। अगर 2 अंकीय सम संख्या बनानी है तो एक बॉक्स में मैंने 2 जगह फिल कर दी, 1 और 2, 1 और 2। अब यदि सम संख्या बनानी है तो सम संख्या हमें किन किन संख्याओं की मदद से बनानी है? 1, 2, 3, 4 और 5 की मदद से। हाँ जी सर। अब ये जो बॉक्स है, इस वाले बॉक्स पर या तो आप 2 रख सकते हैं या 4 रख सकते हैं। यदि सम संख्या बननी है तो आखिरी वाले बॉक्स पर आप 3 नहीं रख सकते। जिस संख्या के आखिरी में 3, 1 या 5 होगा वो सम नहीं होती। तो दूसरे वाले बॉक्स को भरने के सिर्फ 2 तरीके हैं। या तो आप 2 तरीके दूसरे वाले बॉक्स को भरने के, या तो आप 2 रख दो या 4 रख दो। पहले वाले बॉक्स को भरने के हमारे पास 5 तरीके हैं। पुनरावृत्ति कर सकते हैं ना, ये थोड़ी ना बोला है कि जो दूसरे बॉक्स पे आए वो पहले पे ना आ पाए, या जो पहले पे आए वो दूसरे पे ना आ पाए। पुनरावृत्ति कर सकते हैं। तो पहले बॉक्स को भरने के 5 तरीके। अब दोनों बॉक्स को भरेंगे तभी सम संख्या बनेगी। तो पहले बॉक्स को भरने के 5 तरीके, दूसरे बॉक्स को भरने के 2 तरीके, और यहां पर लगा है गुणन नियम। गुणन नियम मतलब जहां पर आप m गुणा n कर देते हैं। तो टोटल तरीके हो गए 10। तो 10 अलग अलग तरीकों से आप ऐसी संख्याएं बना सकते हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आई है? चलिए, अच्छा, जो हमने कहा था ना कि m प्लस n वो जोड़ का नियम है, m गुणा n गुणन नियम है। अगर नहीं आई हो तो भी बता दो, और अगर आ गई हो तो बता दो। नोट करना चाहो तो नोट भी कर सकते हो वीडियो रोककर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अगला सवाल है, यदि 5 भिन्न झंडे उपलब्ध हैं तो उन भिन्न संकेतों की संख्या ज्ञात कीजिए जिन्हें कम से कम 2 झंडों को एक ऊर्ध्वाधर दंड पर क्रमगत एक के ऊपर दूसरे के नीचे रखकर उत्पन्न किया जा सकता है। सवाल वही है, झंडे आपके पास 5 है और 2 झंडों की मदद से आपको सिग्नल बनाना है। लेकिन यहां एक नई चीज आ गई है। यहां यह बोला है कि कम से कम 2 झंडे होना चाहिए। आपके पास 5 झंडे थे, इन 5 में से आप कम से कम 2 झंडों का सिग्नल बना दो, 3 का बना दो, 4 का बना दो या 5 का बना दो, चलेगा। क्या मेरी बात आपको समझ में आई है? आपके पास 5 अलग अलग झंडे थे, 5 अलग अलग झंडों से आपको सिग्नल बनाना है, संकेत बनाना है, ठीक है। तो आप 2 झंडे लेकर संकेत बना दो, चलेगा। कम से कम 2 बोला है ना, कम से कम 2 मतलब 2 या 2 से ज्यादा। 3 झंडे लेकर संकेत बना दो, 4 झंडे लेकर बना दो, 5 झंडे लेकर बना दो, लेकिन इनसे कम नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि 1 झंडे का संकेत बना दो। तो इसे हम 2 तरीकों से कर सकते हैं। हालांकि अपन अभी पहला तरीका डिस्कस करेंगे, दूसरा तरीका समय के साथ हम सीखने की कोशिश करेंगे। तो पहला तरीका तो यह है कि मैं 2 झंडों का संकेत देखने की कोशिश करूं, है ना। तो अब देखना यहां गुणन नियम और जोड़ नियम से किस तरह से लड़ाई होती है, किस तरह से गुणन नियम और जोड़ नियम की लड़ाई यहां पर होती है। ओके, तो पहली बात है कि पहला केस 2 संकेत या 2 झंडों का संकेत, है ना। आप 2 झंडों का संकेत बनाने चले हैं। आपके पास झंडे कितने हैं टोटल? 5। इन 5 की मदद से आप 2 झंडों का संकेत बनाने चले हैं। 2 झंडों का संकेत मतलब एक झंडा, उसके नीचे दूसरा झंडा,
आपके पास कुल 5 झंडे हैं ना, 5 में से आप पहले वाले झंडे के लिए किन्हीं भी 5 में से एक झंडे को रख सकते हैं। और जब बात झंडे की है तब मैं यहां पुनरावृत्ति की बात नहीं करूंगा। जब बात झंडे की हो रही तब मैं यहां पुनरावृत्ति की बात नहीं करूंगा, क्योंकि जिस झंडे का प्रयोग कर लिया वो आना ही नहीं है दूसरी बार, कपड़ा बचा ही नहीं। अगले झंडे के लिए मेरे पास 4 विकल्प है, तो इन चारों को रख दिया। तो इसका मतलब 2 झंडों से 5 गुणा 4 गुणन नियम लगाया, मतलब 20 झंडे बनाए जा सकते हैं। यहां पर आपने गुणन नियम लगाया, तो 2 झंडों वाला जो सिग्नल है उसमें आप 20 अलग अलग झंडे बना सकते हैं। यह गुणन नियम है। क्या मेरी बात क्लियर है? दूसरा, ये आपको ट्राई करना है, फटाफट ट्राई करो। दूसरा, 3 झंडों का संकेत। तीन झंडों के संकेत के बारे में आप क्या कहते हैं? फटाफट बताओ, 3 झंडों का संकेत कैसा हो? 3 झंडों के संकेत में सबसे पहले यह देखो कि आपने बनाए 3 झंडे, एक ऐसा, दूसरा ऐसा और तीसरा ऐसा। इन 3 झंडों का संकेत बनाना है। तो अब पहले वाले झंडे को रखने के लिए आपके पास 5 झंडे हैं। इन 5 में से किसी भी एक को यहां रखा जा सकता है। एक झंडा रख दिया। अब मान लीजिए एक झंडा रख दिया, तो दूसरे वाले झंडे को रखने के लिए कितने झंडे बचे हैं? 4, तो 4 रख दिए। तीसरे वाले के लिए हमारे पास बचे हैं सिर्फ 3, तो 3 रखने से यहां पर ऐसा कुछ हो जाएगा। तो अगर अब फिर से आप पहले देखो, पहले को भी करना है, दूसरे को भी करना है, तीसरे को भी करना है, तो यहां पर आपने फिर से लगा दिया गुणन नियम। गुणन नियम क्यों लगाया? क्योंकि आपको पहली जगह पे भी झंडा रखना है, दूसरे पे भी रखना है, तीसरे पे भी रखना है, तो आपने गुणन नियम लगाने के लिए गुणा कर दिया 5 का 4 और 3 में, तो यह हुआ 60। मतलब आप 60 अलग अलग तरीकों से 3 झंडों का सिग्नल बना सकते हैं। यह सही है? ठीक है। फिर तीसरा तरीका आप 4 झंडों का सिग्नल भी बना सकते हैं। अब 4 झंडों का संकेत बनाने के लिए मेरी बात को ध्यान से सुनना। 4 झंडों का संकेत कैसे बनाया जा सकता है? तो 4 झंडों का संकेत बड़ी आसानी से बनाया जा सकता है। ऐसे 4 झंडे लगा दो यहां पर, 1 2 3 4 और ऐसे कुछ। अब आपके पास 5 झंडे हैं। इन 5 झंडों में से आपको 4 झंडे यहां रखने हैं, तो 4 यहां रख दिए, या पहली जगह पर आप 5 में से कोई भी झंडे रख सकते हो। दूसरी जगह पर आपके पास 4 विकल्प हैं, तीसरी जगह के लिए आपके पास 3 विकल्प, और आखिरी जगह के लिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 विकल्प बचे। तो 4 झंडों के कितने संकेत बन सकते हैं? तो 5 गुणा 4 गुणा 3, तो ये हो गए 120। अभी और भी केस बचे हुए हैं। और केस कौन सा सर? एक और केस बचा हुआ है जहां 5 झंडों की मदद से बना सकते हैं। ठीक है, तो 5 झंडों का संकेत, मतलब अब जो आप संकेत बनाएंगे वो किसकी मदद से बनाएंगे? 5 झंडों का प्रयोग करके बनाएंगे। तो अगर 5 झंडों का प्रयोग करके हम संकेत बनाएंगे, तो 5 के 5 झंडे यहां लिख दो, ऐसे 1 2 3 4 और 5, और ऐसे कुछ। तो पहले वाले झंडे पर, या पहले वाले झंडे की जगह, या पहला वाला जो झंडा है वो आप 5 में से किसी को भी रख सकते हैं। दूसरे वाले के लिए आपके पास 4 विकल्प, फिर 3 विकल्प, फिर 2 विकल्प और फिर 1 विकल्प। तो कुल मिलाकर 5 झंडों का जब मैं संकेत बनाने गया, तो पहले झंडे को 5 तरीके से, दूसरे को 4 तरीके से, तीसरे को 3 तरीके से, चौथे को 2 तरीके से, और एक आखिरी वाला जो बचा है 5वां, उसमें सिर्फ 1 झंडा बच जाएगा, इसलिए 1 तरीके से किया जाएगा। फिर हमने गुणन नियम लगाया, तो 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, तो ये हुआ 120 कुल तरीके। अब आता है जीवन में नया नियम, जोड़ का नियम। सवाल में अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आपको संकेत बनाना है जिसमें कम से कम 2 झंडों का प्रयोग हो।
तो यदि 2 झंडों का प्रयोग करेंगे तो संकेत बन जाएगा, बन जाएगा। यदि 3 झंडों का प्रयोग करेंगे तो संकेत बन जाएगा, बन जाएगा। 4 झंडों का प्रयोग करेंगे तो संकेत बन जाएगा, बन जाएगा। 5 झंडों का प्रयोग करेंगे तो संकेत बन जाएगा, बन जाएगा। इसका मतलब आपका जो काम है वो इस काम को करने से हो रहा है, इस काम को करने से भी हो रहा है, इस काम को करने से भी हो रहा है, या इस काम को करने से भी हो रहा है। अब देखो ध्यान से, यदि कोई काम A इतने तरीकों से किया जाए, B काम इतने तरीकों से किया जाए, C काम इतने तरीकों से और D काम इतने तरीकों से किया जाए, तो ऐसा काम जिसमें या तो ये काम हो जाए, या फिर ये वाला काम हो जाए, या ये वाला या ये वाला, मतलब जो संकेत बनना है या तो वो 2 झंडों से बनेगा, या 3 से बनेगा, या 4 से बनेगा, या 5 से बनेगा। 2, 3, 4, 5 जिससे भी बनेगा संकेत तो बन जाएगा। तो यहां पर हम जोड़ नियम का प्रयोग करेंगे, गुणन नियम का नहीं। गुणन नियम का तब करते जब ये भी जरूरी होता, ये भी होता, ये भी होता, या ये भी होता। संकेत बनाने के लिए 2 का बना दो, 3 का बना दो, 4 का बना दो, 5 का बना दो, कोई जरूरी नहीं है। तो यहां पर जोड़ का नियम यह कहेगा कि आप जोड़ दीजिए सारे केसेस को, ऐसा कुछ, प्लस 120। तो 120, 120, 240, 240 और 60, 300 और 320 टोटल तरीके आपके पास हो गए। तो ये 320 तरीके हैं जहां आप कितने भी झंडों का प्रयोग करके, या 2 झंडों का, 3 झंडों का, 4 झंडों का, 5 झंडों का प्रयोग करके आप सिग्नल बना सकते थे। क्या मेरी बात आपको समझ में आ चुकी है? हाँ, बिल्कुल आ चुकी है। चलिए, तो ये केस है जब आप कुल झंडे बना सकते थे। अब इस सवाल की मदद से आप ये समझ चुके हैं कि हम कितने अलग अलग तरीकों से भिन्न भिन्न संकेत बनाएंगे, किस तरह से जोड़ का नियम, किस तरह से गुणन का नियम की बात करेंगे। गुणन का नियम तब लगता है जब ये केस और ये केस दोनों जरूरी हो। जोड़ का नियम तब लगता है जब ये वाला केस, ये वाला केस, ये वाला केस या ये वाला केस, इनमें से कोई भी हो जाए। चलिए, तो आज की जो कहानी है वो यहीं रोकते हैं इस चैप्टर के बारे में। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल चैनल पर आप इस वीडियो को देख सकते हैं, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। इसके अलावा आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर जाइए www.magnetbrains.com। वहाँ पर आपका जो माध्यम है उसे सिलेक्ट कीजिए, CBSE हिंदी माध्यम। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर CBSE का हमें किस काम का, तो आपके बोर्ड की जो भी किताब है वो CBSE से 95% से ज़्यादा मिलती है। तो जो आपको CBSE में पढ़ाया जाएगा वही आपके बोर्ड में पढ़ाया जाएगा। तो आपने CBSE माध्यम 11वीं कक्षा सिलेक्ट की, और जैसे ही 11वीं कक्षा सिलेक्ट की, गणित के वीडियो आपको दिखना शुरू हो जाएंगे। गणित के वीडियो आपने देखे और आपको पता चला कि उसमें क्लिक करने पर इतना सब कुछ खुलेगा, परिचय खुलेगा, समुच्चय खुलेगा, संबंध फलन खुलेगा। किसी भी एक टॉपिक पर क्लिक किया तो उस टॉपिक के जितने भी वीडियो आपको दिख जाएंगे, नाम लिखा रहेगा, क्लिक करोगे वीडियो चालू हो जाएगा। और अगर वीडियो चालू हो जाएगा तो आपको कुछ नहीं करना, सीधा सीधा इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आप वीडियो को देख लेना, आपको अच्छा लगेगा। अच्छा तब भी लगेगा जब आपको ये पता चले कि 6ठी से लेकर 12वीं तक मैग्नेट ब्रेन्स उन सभी विद्यार्थियों को मुफ्त पढ़ाता है जो किसी भी बोर्ड में है, किसी भी स्कूल में है, ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं। तो आपको सारी स्कूली एजुकेशन, आपकी किताब का एक एक सवाल पूरी तरह से मुफ्त पढ़ाया जाएगा। तो इसके लिए आप कुछ मत कीजिए, मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और वीडियो और चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कल फिर मिलते हैं आप लोगों से। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।